वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन ESR एस्टिमेशन। यानी क्या है, अपन आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एस्टिमेशन देखेंगे कि किस तरीके से उसको एस्टिमेट करते हैं कि और किस लिए करते हैं। सारी चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था, ABO ब्लड ग्रुपिंग पे। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। नेक्स्ट, पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था? ABO ब्लड ग्रुपिंग। कि अपन ABO ब्लड ग्रुपिंग क्यों करते हैं, इसका एम देखिए कि उद्देश्य क्या है। टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर इंडिविजुअल। यानी क्या है, ब्लड तो देखिए ABO ब्लड ग्रुपिंग एम मतलब उद्देश्य क्या है, किस तरीके से अपन क्यों करते हैं इसको डिटर्मिनेशन। तो टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर इंडिविजुअल। यानी क्या है कि ब्लड ग्रुपिंग का पता लगाने के लिए कि ब्लड के अंदर कौन से एंटीजन है और RH फैक्टर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, सभी का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट, योर ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय व्हाट काइंड्स ऑफ एंटीजन योर रेड ब्लड सेल हैव ऑन सरफेस। यानी आपका जो ब्लड का जो टाइप है, यानी किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आपका, उसको डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है। तो डिटरमाइन किया जाता है कि आपके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट, द टेस्ट इज एसेंशियल इफ यू ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लानिंग टू डोनेट ब्लड। यानी ABO ब्लड ग्रुपिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो एसेंशियल कब होता है कि जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना हो या फिर क्या है, आपको ब्लड डोनेट करना हो। दोनों ही कंडीशन में क्या है कि ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत होती है। नॉट ऑल ब्लड ग्रुप टाइप आर कंपेटेबल, सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू नो योर ब्लड ग्रुप। यानी सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते। यानी आपको पता है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप या फिर AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते, ऐसे तरीके से मिक्स नहीं होते। इसीलिए क्या है, ब्लड ग्रुप्स को जानना जरूरी है। द इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड कैन डेंजरियस फॉर योर इम्यून सिस्टम। यानी जो इनकम्पेटिबल ब्लड है वो क्या है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए डेंजरस है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर आपके ब्लड, ह्यूमन बॉडी ब्लड के सिमिलर ब्लड नहीं मिलेगा तो जो एंटीबॉडीज है वो क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक्स्ट्रा ब्लड को। तो नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल। द ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन एग्लूटिनेशन रिएक्शन। यानी ABO और RH ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो दोनों किसके ऊपर बेस है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के ऊपर बेस है। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है, क्लम्पिंग या फिर थक्का बनना या फिर ब्लड का क्लॉट बनना। नेक्स्ट, when red blood cell carrying one or both the antigen are exposed to corresponding the antibodies। यानी जब क्या है, रेड ब्लड सेल एक या तो एक एंटीजन रखती है या फिर दोनों एंटीजन रखती हैं, तो उनके सिमिलर कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडीज के साथ उनको क्या है, एक्सपोज करवाया जाता है। यानी बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज को एक्सपोज करवाया जाता है उनके साथ। दे इंटैक्ट ईच अदर टू फॉर्म विजिबल एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। और ये जो एंटीजन है, यानी पेशेंट की जो एंटीजन है, RBC है, वो और बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के साथ इंटैक्ट होती है और क्या है, विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करती हैं। इफ RBC हैव A एंटीजन देन इट विल एग्लूटिनेट विद एंटीबॉडी A। अगर RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन है तो वो कौन सी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन शो करेगी, तो वो A एंटीबॉडी के साथ ही ब्लड की एग्लूटिनेशन शो करेगी।
Next, if RBC have B antigen, then it will agglutinate with antibody B. यानी अगर RBC की सरफेस पे B एंटीजन है तो किसके साथ एग्लूटिनेशन शो करेगी? B एंटीबॉडी के साथ। If RBC have both एंटीजन, यानी RBC की सरफेस पे A एंड B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो बाहर से जो प्रिपेयर एंटीबॉडी है, then it will agglutinate with both एंटीबॉडी, यानी तब क्या है, वो दोनों एंटीबॉडीज बाहर से प्रिपेयर एंटीबॉडी A और B दोनों के साथ ही रिएक्शन शो करेगी। If RBC have not both antigen A and B, then it will not agglutinate with both antibodies A and B. अगर RBC की सरफेस पे ना तो A एंटीजन है ना B एंटीजन है, तो ये क्या है, दोनों के साथ ही एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगी, ना A एंटीबॉडी के साथ शो करेगी ना B एंटीबॉडी के साथ। नेक्स्ट, RH positive cell show agglutination with antibodies D in the optimum temperature and condition, यानी RH पॉजिटिव जो सेल्स होती हैं वो एग्लूटिनेशन शो करती हैं कब? कि जब क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए आपको ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल सैलाइन चाहिए, क्योंकि सेल का सस्पेंशन तैयार करना है आपको। एंटी सीरा चाहिए, यानी एंटीबॉडी चाहिए A, B एंड D। प्रिकिंग नीडल चाहिए, यानी लेंसेट नीडल चाहिए, जिससे क्या है अपन ब्लड निकालते हैं पेशेंट का। टाइल या ग्लास स्लाइड चाहिए जिनके ऊपर ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ड्रॉपर, यानी जिससे ब्लड की ड्रॉप्स, एंटीबॉडी की ड्रॉप्स लेते हैं। एप्लीकेशन स्टिक या टूथ स्टिक पिक्स चाहिए, यानी जिससे क्या है ब्लड को मिक्सिंग करते हैं। ग्लास मार्किंग पेंसिल चाहिए या फिर माइक्रोस्कोप चाहिए, और स्प्रिट स्वैप चाहिए जो क्या है पंचर साइट के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में देखिए, टेक थ्री क्लीन ग्लास स्लाइड ऑन द स्मूथ सरफेस एंड मार्क विद मार्कर A, B एंड D, यानी 3 आपको ग्लास स्लाइड लेनी है, क्लीन ग्लास स्लाइड, और उनको स्मूथ सरफेस पे रखना है, और तीनों के ऊपर मार्किंग करनी है आपको A, B एंड D। टेक 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सिरा A ऑन द A ग्लास स्लाइड, यानी A एंटी सिरा जो है, A एंटीबॉडी, वो A ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप लेनी है। फिर क्या है, B एंटी सिरा क्या है, B ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप लेनी है। और क्या है, डेल्टा एंटीबॉडीज जो है D एंटी सिरा, उसकी 1 ड्रॉप किसके ऊपर लेनी है, D ग्लास स्लाइड की। नेक्स्ट, एड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड ईच स्लाइड, और ब्लड की एक बूंद प्रत्येक स्लाइड के ऊपर आपको क्या है, ऐड करनी है, क्या है, एंटीबॉडी के साथ मिक्स करनी है। मिक्स द ब्लड एंड एंटीबॉडी हेल्प विद मिक्सिंग स्टिक एंड स्प्रेड इट 20 mm सर्कल, यानी ब्लड और एंटीबॉडी दोनों को मिक्स करना है किसकी हेल्प से, मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से, और इनको स्प्रेड कर देना है कितने mm के सर्कल में, 20 mm के सर्कल में। नेक्स्ट, लीव द स्लाइड फॉर 1 to 2 मिनट एट रूम टेम्परेचर, फिर स्लाइड को आपको 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर पे। लुक फॉर एग्लूटिनेशन एंड प्रोटेक्ट द स्लाइड फ्रॉम ड्राई, फिर आपको एग्लूटिनेशन देखना है और स्लाइड को ड्राई होने से पहले बचाना है कि ड्राई नहीं हो जाए वो। नीचे देखिए कि आप मार्किंग किस तरीके से करोगे, तो ये एक स्लाइड के ऊपर तीनों मार्किंग की गई है, लेकिन आप 3 स्लाइड्स लेके उनके ऊपर अलग अलग मार्किंग कर सकते हो, उनके किनारे के ऊपर A, B और D लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि तीनों स्लाइड से ऊपर 1-1 ड्रॉप तो पहले एंटीबॉडी की लेनी है। A ग्लास स्लाइड पे A एंटीबॉडी, B ग्लास स्लाइड पे B एंटीबॉडी, और RH यानी D ग्लास स्लाइड पे D एंटीबॉडी।
फिर क्या करना है, तीनों स्लाइड्स के ऊपर एक एक बूंद किसकी लेनी है, ब्लड की, यानी जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है, और फिर क्या उनको मिक्स करके क्या है उनका रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। अगर रिजल्ट का एग्जांपल देखें, यानी क्या है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी नेगेटिव है, तो क्लम्पिंग किसमें आएगी, ए और बी के अंदर क्लम्पिंग आएगी, क्योंकि पेशेंट के अंदर एंटीजन कौन से थे, ए एंटीजन था पेशेंट के ब्लड में और बी एंटीजन था, और बाहर से आपने एंटीबॉडी कैसी ली, ए और बी दोनों के साथ क्या शो किया, एग्लूटिनेशन शो किया, तो ब्लड कैसा हो गया, क्लोटिंग कर देगा। लेकिन आरएच के अंदर क्लोटिंग नहीं आएगी क्योंकि आरएच नेगेटिव है, तो डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपने जैसे ही ब्लड के ऊपर डेल्टा एंटीबॉडी डाली तो वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर एंटीजन प्रेजेंट होता तो क्या यहाँ पे आरएच के अंदर भी रिएक्शन शो होती। तो अभी इसका रिजल्ट कैसा है, ए बी या आरएच नेगेटिव, यानी ए बी नेगेटिव भी बोल सकते हो आप इसको। तो ब्लड के अंदर क्लोटिंग आप देख सकते हो ए और बी के अंदर किस तरीके से आती है, लेकिन आरएच के अंदर कोई भी क्लोटिंग नहीं है क्योंकि उसमें डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट अगर आप देखो तो यानी क्या है, अगर एंटीबॉडी ए के साथ कोई ब्लड की क्लोटिंग शो करता है और एंटीबॉडी डी के अंदर भी क्लोटिंग आती है तो ए पॉजिटिव। अगर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी ए के अंदर क्लोटिंग नहीं आती, एंटीबॉडी बी के साथ क्लोटिंग आती है और एंटीबॉडी डी के साथ आती है तो बी पॉजिटिव। अगर बी के अंदर आती है ओनली और किसी में नहीं आती तो मतलब बी नेगेटिव। उसी तरीके से एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों के अंदर क्लोटिंग आती है और एंटीबॉडी डी के अंदर भी क्लोटिंग आती है, तीनों स्लाइड्स के अंदर क्लोटिंग आती है तो ए बी पॉजिटिव। और पीछे एग्जांपल में आपने देखा था अगर ए और बी दोनों में क्लोटिंग आती है लेकिन आरएच में क्लोटिंग नहीं आती एंटी डी में तो ए बी नेगेटिव। और नीचे नीचे क्या है कि ए और बी दोनों के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग नहीं आती और ना ही एंटी डी के अंदर आती है तो ओ नेगेटिव। अगर एंटी डी के अंदर ब्लड क्लोटिंग आ जाती है डेल्टा एंटीबॉडी के खिलाफ तो कैसा हो गया, ए बी सॉरी ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन यानी ईएसआर, सेकंड प्रैक्टिकल। तो इसमें देखिए कि सेडिमेंटेशन रेट और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज ए ब्लड टेस्ट दैट कैन रिवील इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इन योर बॉडी। यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी यानी इन्फेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड क्या है वो कोई रिजल्ट शो करता है। ये सेट यानी सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट इज नॉट ए स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक टूल, यानी एक डायग्नोस्टिक टूल ही नहीं है अकेला, बट इट कैन हेल्प योर डॉक्टर डायग्नोज और मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। यानी एक डॉक्टर की हेल्प करता है किस चीज के अंदर, किसी डिजीज को डायग्नोज करने के अंदर और उसके प्रोग्रेस को और उसकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को शो करने के अंदर कि कितना इन्फेक्शन उसने कॉज किया है, इन्फेक्शन की सीवियरिटी को शो करता है। और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रेट आप समझ रही हो कि एरिथ्रोसाइट्स का यानी आरबीसी का सेडिमेंट यानी नीचे बैठना धीरे धीरे, रेट यानी नीचे बैठने की दर, वो क्या है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट देखिए एम क्या है इसका। एम में देखिए आप ESR test can detect inflammatory that may be caused by infection and some autoimmune disease। यानी ESR क्या है, can detect inflammatory यानी ESR क्या डिटेक्ट कर सकता है कि इन्फ्लामेशन डिटेक्ट कर सकता है and may be caused by infection and some autoimmune disease। और ये जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन के द्वारा कॉज की गई हो या फिर ऑटोइम्यून डिजीज के द्वारा कॉज की गई हो, इन दोनों को क्या है ये डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इट डिटेक्ट सीवियर इन्फेक्शन स्टेज इन ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई अगर सीवियर इन्फेक्शन हो, कोई क्या है डेंजरस बीमारी हो या डिजीज हो, उसको भी डिटेक्ट करने के अंदर ये आपकी हेल्प करता है ESR। यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली कोई इन्फ्लामेशन को या फिर क्या है कोई ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होने वाली प्रॉब्लम को या फिर क्या है कोई सीवियर इन्फेक्शन के स्टेज को बताने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि उनको डिटेक्ट करने के अंदर क्या है इस टेस्ट को काम में लेते हैं। तो एक बार शुरू से देखिए कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, ये आपकी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को क्या है डिटेक्ट करने के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर हेल्प करता है। और ये एक
स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक टूल ही नहीं है, यह आपकी क्या है डॉक्टर की डायग्नोज करने में भी हेल्प करता है कि कौन सी डिजीज है, और उसको मॉनिटर करने में भी वो कितनी सीवियर है और कितनी प्रोग्रेस उसने कर ली और किस टाइप की इन्फ्लामेटरी डिजीज है, वो सारी चीजें आपके डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एम में देखें तो ESR टेस्ट कैन डिटेक्ट इन्फ्लामेटरी दैट मे बी कॉज्ड बाय इंफेक्शन एंड सम ऑटोइम्यून डिजीज, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट के द्वारा अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट डिटेक्ट सीवियर इन्फेक्शन स्टेज इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सीवियर इन्फेक्शन स्टेज को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, ESR टेस्ट कैन बी डिटेक्ट स्टेज ऑफ TB यानी ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर, यानी ESR जो टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट कर सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन किस स्टेज के ऊपर है, यानी अभी शुरुआत है या फिर क्या है मीडिएटर रिएक्शन है या फिर क्या है सीवियर पोजीशन के ऊपर है, घातक पोजीशन में है, या फिर कैंसर कौन सी पोजीशन के ऊपर है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। It can be defined as the rate at which red blood cell sediment in a period of 1 hour। और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट कैन बी डिफाइन एज द रेट, यानी इसको आप एक दर के रूप में डिफाइन कर सकते हो। एट विच यानी जो दर किसकी है, रेड ब्लड सेल सेडिमेंट, यानी रेड ब्लड सेल्स बॉटम में बैठती है, सेडिमेंट होती है इन ए 1 आवर, इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर जितनी रेड ब्लड सेल्स नीचे बॉटम में बैठती है उसके दर को क्या बोलते हैं अपन, ESR बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ ESR डिटर्मिनेशन, तो 2 प्रकार के मेथड हैं, एक तो विंट्रोप ट्यूब मेथड और दूसरा है वेस्टरग्रीन मेथड। मोस्टली जो अपन काम में लेते हैं वो कौन सा मेथड है, वेस्टरग्रीन्स मेथड। तो देखिए कि शुरू से देखिए कि ESR टेस्ट क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है, यानी स्टेज को डिटेक्ट कर सकता है कि इन्फेक्शन कौन सी कंडीशन में है, शुरुआत है, नॉर्मल है या फिर क्या है डेंजरस पोजीशन में, और इन्फेक्शन कौन सी जैसे एड्स की डिटेक्ट कर ली, ट्यूबरकुलोसिस की स्टेज बता सकता है, कैंसर की स्टेज बता सकता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेडिमेंट इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर। पर ESR क्या है कि 1 घंटे के अंदर कितनी RBCs नीचे बॉटम में बैठती हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। और आपको पता है RBC की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.085 तक होती है, ब्लड के कंपैरिजन में क्या है काफी ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स भी ज्यादा लगता है, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है तो वो क्या है जल्दी बॉटम में बैठती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है वेस्टरग्रेन्स मेथड। वेस्टरग्रेन मेथड में देखिए प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। When anticoagulant blood is allowed to stand in a vertical position, Westergren tube, then RBC tend down to fall the bottom, forming 2 layer, that is in layer of RBC and upper layer of plasma। तो देखिए इसमें वेहन एंटीकोगुलेंट ब्लड, यानी जब क्या है एंटीकोगुलेंट्स के साथ मिक्स किया हुआ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड, यानी क्या है उसको स्टैंड के लिए अलाउ करते हैं अपन, खड़ा करने के लिए, इन ए वर्टिकल पोजीशन यानी सीधी पोजीशन के अंदर, वेस्टरग्रेन ट्यूब के अंदर। देन RBC टेंड डाउन टू फॉल द बॉटम, तब क्या है RBC जो है वो टेंड डाउन यानी धीरे धीरे क्या है नीचे बैठने लगती है, किसके तरफ, बॉटम के अंदर, फॉर्मिंग 2 लेयर, यानी क्या है 2 प्रकार की लेयर परत बनाती है। दैट्स इज इन, यानी 2 लेयर्स के अंदर जो नीचे की लेयर है, लोअर लेयर, वो किसकी होती है, रेड ब्लड सेल्स की, एंड अपर लेयर्स यानी ऊपर की जो लेयर्स होती है वेस्टरग्रेन ट्यूब के अंदर, वो कैसी होती है, प्लाज्मा की होती है। नेक्स्ट, दिस अकर इन 3 स्टेज, और ये जो वेस्टरग्रेन मेथड है इसकी जो प्रोसीजर है वो कितने स्टेप्स के अंदर होती है, पूरी 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले देखिए स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, यानी क्या है इकट्ठा होना। इट इज इनिशियल स्टेज इन विच filling up of RBC take place. The phenomena is known as Rolex formation. It occurs in
the first 10 to 15 minutes. This step is very slow. यानी it is initial step in which filling up RBC take place. यानी एक इनिशियल स्टेप है जिसके अंदर आरबीसी एक दूसरे के साथ फिलिंग अप करती है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, वो स्थान ले लेती है. द फिनोमिना इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन. और इन आरबीसी का एक दूसरे के साथ जुड़ना जो है, उस फिनोमिने को, उस नमूने को अपन क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं. इट अकर इन फर्स्ट 10 to 15 मिनट. यानी ये सार के अंदर टोटल कितना टाइम लगता है? 1 घंटा. तो जो स्टेज फर्स्ट है एग्रीगेशन की, वो कितने मिनट की होती है? मोस्टली 10 से 15 मिनट. दिस स्टेप इज वेरी स्लो. ये जो प्रोसीजर है वो क्या है? बहुत स्लो है. तो एक बार शुरू से देखिए प्रिंसिपल क्या है कि जब व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड इन ए वर्टिकल पोजीशन, यानी जब क्या है कि एक एंटीकोगुलेंट ब्लड, पेशेंट का एंटीकोगुलेंट ब्लड, यानी पेशेंट के ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स किया गया है. एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे. तो एंटीकोगुलेंट और ब्लड को मिक्स करके जब क्या है अपन उसको स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं वर्टिकल पोजीशन के अंदर, यानी खड़ी पोजीशन में वेस्टरग्रेन ट्यूब के अंदर. देन आरबीसी ट्रेंड डाउन. तो आरबीसी क्या है? नीचे बॉटम की तरफ बैठने लगती है और दो प्रकार की लेयर बना लेती है. एक लेयर तो क्या कहलाती है? आरबीसी सेल, यानी क्या है? लोअर लेयर. लोअर लेयर में क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है. और ऊपर की लेयर में क्या होता है? ओनली प्लाज्मा होता है. दिस अकर इन 3 स्टेप. ये 3 स्टेप के अंदर होता है. सबसे पहले स्टेज ऑफ एग्रीगेशन. तो एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ विच फिलिंग अप ऑफ आरबीसी टेक प्लेस. इसके अंदर क्या है? आरबीसी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं. द फिनोमिना इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन. और इसको क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं इस नमूने को. और ये कितने मिनट में होता है? फर्स्ट 10 से 15 मिनट के अंदर. दिस स्टेप इज वेरी स्लो. और ये जो प्रोसीजर है वो क्या है? बहुत ही धीरे होता है. स्टेज ऑफ एग्रीगेशन. नेक्स्ट देखिए स्टेज ऑफ सेडिमेशन. तो सबसे पहला स्टेज था स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, दूसरा स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी आरबीसी का नीचे बैठना. इट इज द स्टेज ऑफ एक्चुअल फॉलिंग ऑफ आरबीसी इन विच सेडिमेंटेशन अकर एट कांस्टेंट रेट. यानी ये क्या है कि वह स्टेज है एक्चुअल, यानी एक्चुअल स्टेज है जिसके अंदर आरबीसी नीचे सेडिमेंट होती हैं बॉटम के अंदर फिक्स रेट के अंदर, कांस्टेंट रेट के अंदर. दिस अकर इन 13 to 40 मिनट आउट ऑफ 1 आवर. और ये कितने मिनट तक चलता है? जो प्रोसीजर है वो 30 से 40 मिनट तक चलता है, 1 घंटे के अंदर से, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब यूज्ड. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जो ट्यूब अपन काम में ले रहे हैं उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज फास्ट सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी. और ये क्या है? आरबीसी इस स्टेज में क्या है? नीचे जल्दी बैठती हैं. तो तीसरा स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ पैकिंग. यानी जो नीचे बैठी है उनकी अच्छी तरीके से पैकिंग किस तरीके से होगी. दिस इज द फाइनल स्टेज एंड इट आल्सो नोन एज स्टेशनरी फेज. और ये क्या है कि लास्ट स्टेप है ये सार की तीसरी, यानी स्टेज ऑफ पैकिंग. और इस स्टेप को अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? अच्छे तरीके से सिचुएटेड होती है आरबीसी नीचे बॉटम में. इन दिस स्टेज देयर इज ए स्लोअर रेट ऑफ फॉलिंग ड्यूरिंग विच पैकिंग ऑफ सेडिमेंट आरबीसी इन ए कॉलम अकर ड्यू टू ओवरक्राउडिंग. यानी ये क्या है कि एक स्लोअर रेट प्रोसीजरिंग है जिसके अंदर आरबीसी फॉलिंग डाउन होती है, और इसमें आरबीसी क्या है? पैकिंग होती है आरबीसी की कॉलम के अंदर. और क्या है कि ओवर क्राउडिंग के कारण ये क्या है? प्रोसीजर स्लो हो जाती है. इट अकर इन फाइनल 10 मिनट्स इन 1 आवर. और ये कितने मिनट में पूरी होती है? 10 मिनट के अंदर. द सेडिमेंट अगेन गो स्लो. यानी स्टेज ऑफ पैकिंग के अंदर क्या है? सेडिमेंटेशन रेट क्या है? वापस स्लो हो जाती है, बिकॉज इज फाइनल स्टेज ऑफ पैकिंग सेल. और ये क्या है? फाइनल स्टेज होती है पैकिंग की. तो आपने देखा कि स्टेज ऑफ एग्रीगेशन कितने मिनट की थी? 10 मिनट की. स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन कितने मिनट की होगी? 40 मिनट की. टोटल कितने? 50 मिनट. और स्टेज ऑफ पैकिंग कितने मिनट की? 10 मिनट की. तो टोटल कितने मिनट? 60 मिनट. यानी ईएसआर का पूरा प्रोसीजर कितने घंटे में होता है? 1 घंटे में कंप्लीट होता है. उसमें 3 स्टेज होती है, स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन और स्टेज ऑफ पैकिंग.
नेक्स्ट देखिए आप इक्विपमेंट्स कौन से काम में लेते हो ईएसआर के अंदर। तो वेस्टरग्रेन ट्यूब काम में लेते हो सबसे पहले। तो अगर आप वेस्टरग्रेन मेथड से ईएसआर कर रहे हो तो कौन सी ट्यूब काम में लेते हो, वेस्टरग्रेन। इसके अंदर देखिए इट इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 mm इन डायमीटर। यानी लंबाई कितनी होती है ईएसआर ट्यूब की, तो 30 सेंटीमीटर होती है। और 20 mm क्या होती है, 2.5 mm क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। द लोअर 20 सेंटीमीटर आर मार्क्ड विद 0 at top and 200 at the bottom। और ये जो 20 सेंटीमीटर है लोअर नीचे की तरफ, उसके अंदर मार्किंग होती है। यानी टॉप के ऊपर तो 0 होता है और बॉटम के अंदर क्या होता है, 200 होता है। इट कंटेन्स अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड। और ये वेस्टरग्रेन ट्यूब कितने ml ब्लड ले सकती है, कंटेन रख सकती है, तो 2 ml ब्लड रख सकती है। दूसरा क्या चाहिए आपको, वेस्टरग्रेन स्टैंड चाहिए, जिसके अंदर आप वेस्टरग्रेन ट्यूब को 1 घंटे के लिए खड़ी करोगे। टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे। सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन चाहिए कितना, 3.8 ग्राम चाहिए आपको। एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए, पिपेट चाहिए, यानी एंटीकोगुलेंट ब्लड यानी पेशेंट का ब्लड चाहिए, किसके अंदर, ईडीटी वाइल के अंदर। यानी ईडीटी क्या है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो क्या है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो शुरू से देखिए कि इक्विपमेंट में क्या चाहिए आपको, वेस्टरग्रेन ट्यूब चाहिए जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और वाइड कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 2.5 डायमीटर। और जिसके लोअर यानी नीचे की तरफ जो 20 सेंटीमीटर है, उसके अंदर ऊपर की तरफ टॉप में तो क्या होता है, 0 होता है और नीचे बॉटम में क्या होता है, 200 होता है। ठीक है। इट कंटेन्स अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड। और जो वेस्टरग्रेन ट्यूब है उसके अंदर कितने ml ब्लड आता है, 2 ml। और क्या चाहिए, वेस्टरग्रेन स्टैंड चाहिए आपको, वेस्टरग्रेन ट्यूब को स्टैंड करने के लिए। टेस्ट ट्यूब चाहिए, सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन चाहिए 3.8 ग्राम, एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए, पिपेट चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर में देखिए, टेक 1.6 ml एंटीकोगुलेंटेड ब्लड इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिपेट। यानी क्या है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्लड कितना लेना है, 1.6 ml यानी 1.6 माइक्रोलीटर। तो अगर आप जैसे देखें तो कितना लेना है, क्या है, 1600 माइक्रोलीटर लेना है आपको, या फिर 1.6 ml क्या लेना है, एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। यानी एंटीकोगुलेंट पहले से मिला हुआ है इस 1.6 ml ब्लड के अंदर। फिर आपको क्या लेना है, सेकंड, टेक 0.4 ml सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन इन सेम टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिपेट। पर दूसरे में क्या है, दूसरे फिर क्या है, इसी टेस्ट ट्यूब यानी इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पिपेट की हेल्प से 0.4 ml क्या लेना है, सोडियम सिट्रेट लेना है। और पीछे आपने क्या देखा था कि सोडियम सिट्रेट 3.8 ग्राम, जो 3.8 ग्राम था वो उसकी कंसंट्रेशन थी, सांद्रता सॉल्यूशन की। यहाँ पे क्या है, उसका वॉल्यूम है कि आप कितना लेते हो ये सार के अंदर, तो आप कितना लेते हो, 0.4 ml लेते हो, क्या, सोडियम सिट्रेट। पर आप देख रहे हो कि 1.6 ml और 0.4 ml मिलके दोनों कितने ml आते हैं, 2 ml हो जाते हैं। और 2 ml ब्लड ही कितना क्या है, वेस्टरग्रेन ट्यूब के अंदर कंटेन होता है, वो रख सकती है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 ml। नेक्स्ट, अप्लाई द वेस्टरग्रेन tube in a test tube, fill the वेस्टरग्रेन tube with this solution then 0 mark। यानी क्या है, फिर आपको वेस्टरग्रेन ट्यूब अप्लाई करनी है इसके ऊपर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया उसके ऊपर। और वेस्टरग्रेन ट्यूब को फिल कर देना है, कहां तक भर देना है उसको, सॉल्यूशन से कितने मार्क तक, 0 के मार्क तक। 0 के मार्क तक फिल करने के बाद उसको क्या है, स्टैंड वेस्टरग्रेन ट्यूब इन वेस्टरग्रेन स्टैंड फॉर 1 आवर। फिर क्या है, वेस्टरग्रेन ट्यूब को वेस्टरग्रेन स्टैंड के अंदर 1 घंटे के लिए खड़ा कर देना है। चेक द रिजल्ट आफ्टर 1 आवर। और 1 घंटे के बाद आपको क्या है, रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है कि क्या आता है। रिजल्ट्स में देखिए कि नॉर्मल वैल्यू जो मेल्स के अंदर होती है वो कितनी है, 0 से 15 mm पर हावर, और फीमेल्स में कितनी होती है, 0 to 20 mm पर हावर।
ये क्या है, नॉर्मल वैल्यूज है। इनसे ऊपर या नीचे होता है तो क्या है, ह्यूमंस के अंदर अगर इनसे ऊपर हो ESR तो क्या है, कोई नॉर्मल इंफेक्शन है ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, साइड में वेस्ट ग्रेन ट्यूब, जिसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर का जो 10 सेंटीमीटर है वो तो क्या है, खाली है। नीचे के 20 सेंटीमीटर में क्या है, टॉप पे तो 0 की मार्किंग और नीचे क्या है, 200 की मार्किंग है। फिर क्या है, इस तरीके से अपन क्या है, वेस्ट ग्रेन ट्यूब के अंदर ब्लड को फिल करने के बाद क्या है, अपन खड़ी करते हैं, स्टैंड करते हैं क्रेट के अंदर। और ऊपर की तरफ क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया, और नीचे की तरफ क्या दिख रहा है आपको, RBCs दिख रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा किसके ऊपर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR, यानी ESR बढ़ता किसकी वजह से और घटता किसकी वजह से। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड प्रैक्टिकल, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट किस तरीके से करते हैं। थैंक्स टू ऑल।